स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर है टू डिटरमिन द मीन एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल यूजिंग जीएम काउंटर। इसके लिए सबसे पहले हम बीटा पार्टिकल की रेंज फाइंड आउट करेंगे। रेंज फाइंड आउट करने के बाद उसकी मदद से हम मैक्सिमम एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि जिस पार्टिकल की एनर्जी मैक्सिमम होगी उसी की रेंज भी मैक्सिमम होगी। ठीक है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या है कि बीटा पार्टिकल जो हैं, फोटॉन्स वगैरह जो हैं वो किसी भी एटम से निकलें या फिर अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलें, ये उस तरह से नहीं बीटा पार्टिकल होते। ठीक है, बीटा पार्टिकल की जो नेचर है बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन तो एटम में न्यूक्लियस के बाहर होता है, जबकि बीटा पार्टिकल जो है वो एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास आता है और इसका ओरिजिन जो है वो न्यूक्लियस ही है। फिर किस तरह से बीटा पार्टिकल निकल सकता है एक न्यूक्लियस के अंदर से? बेसिकली ये उस वक़्त एमिट होता है बीटा पार्टिकल जब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो उस सूरत में जो न्यूट्रॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ होता है। पॉजिटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमारे पास आ जाता है और जो नेगेटिव चार्ज है इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल आता है। और साथ ही साथ एक और पार्टिकल जो न्यूट्रिनो पार्टिकल है, जो तकरीबन मैसलेस समझा जाता है, वो जो है एमिट होता है इन टर्म्स ऑफ जो मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, अब अल्फ़ा पार्टिकल फोटॉन्स मैंने कहा कि सेम ही एनर्जी से हमारे पास आते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, उन सब की एनर्जी सेम होती है। लेकिन बीटा पार्टिकल की ये प्रॉपर्टी नहीं है, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन आपको पता है एटम के अंदर जो है वो मुख्तलिफ एनर्जी के साथ होते हैं। हर ऑर्बिट, हर शेल, हर सब शेल जो है उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है, इसलिए बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट एनर्जीज़ के साथ होते हैं। इसका मतलब है अगर हम एनर्जी डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं पार्टिकल्स की, बीटा पार्टिकल्स की, तो फिर हम एनर्जी ने एक सिंगल वैल्यू नहीं दे सकते, बल्कि हम एक एनर्जी रेंज दे सकते हैं। तो लिहाजा हम रेंज ऑफ एनर्जीज़ की देते हैं 0 टू सम मैक्सिमम वैल्यू, और वो जो मैक्सिमम एनर्जी है वो किसी भी गिवन आइसोटॉप की स्पेशलिटी होती है, उसकी मदद से हम उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जो वेलोसिटी होती है बीटा पार्टिकल की वो इसकी एनर्जी पे ही डिपेंड कर रही होती है। अब जिनकी एनर्जी लार्ज होगी उनकी तकरीबन 2.9 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के करीब ही है, बहुत थोड़ा कम है उससे। तो इतनी एनर्जी के साथ न्यूक्लियस के अंदर से एमिट होते हैं। ठीक है, अब ये कि जब भी किस तरह से हम इनकी रेंज को फाइंड आउट करते हैं, हम ज़ाहिर है रेंज फाइंड आउट करने के लिए इसके सामने कोई एब्जॉर्बर रख लेते हैं और उस हिसाब से ये इसके अंदर उसके जिस एब्जॉर्बर की जो थिकनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम इंक्रीज़ करते हैं। एब्जॉर्बर के अंदर क्या होता है, एटम्स होते हैं। ये जब बीटा पार्टिकल किसी भी एब्जॉर्बर एटम के अंदर एंटर होते हैं, ये उनके साथ कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के बाद जो है आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर देते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, डायरेक्ट विलियन से भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, नहीं तो अपनी एनर्जी जो सी है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को देके उसे नॉकआउट भी कर सकते हैं एटम के साथ। ठीक है, अब ये है कि इस हिसाब से या आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो एनर्जी है वो लूज़ कर जाते हैं और फिर एट रेस्ट आ जाते हैं और उस दौरान ये जितना भी डिस्टेंस एब्जॉर्बर के अंदर ये कवर करते हैं वो इनकी रेंज कहलाता है। इस तरह से हम इसकी एनर्जी और इसकी रेंज फाइंड आउट करते हैं, यानी रेंज पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर स्पेसिफिक फार्मूलाज हैं जिनकी वजह से हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब है चूँकि हमने कहा कि बीटा पार्टिकल की एनर्जी जो है वो डिफरेंट है, इसका मतलब है हर बीटा पार्टिकल की जो रेंज है वो डिफरेंट ही होगी। ठीक है, लिहाजा हम थ्योरेटिकली कोई फार्मूला एक्सपेरिमेंट्स की मदद से जो हमारे पास आएगा, हम रेट ऑफ एनर्जी लॉस का निकाल सकते हैं और रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल का निकाल सकते हैं।
ठीक है। इसी तरह से फिर उसकी इनिशियल एनर्जी को मेयर किया जा सकता है। स्टॉपिंग मटेरियल, कौन से मटेरियल में इसकी जो स्टॉपिंग कंप्लीटली स्टॉप कर सकता है, उस मटेरियल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए, जिनको बीटा पार्टिकल जो है वो इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। अब हर इंट्रैक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल के साथ हो रहा है, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के साथ और बीटा पार्टिकल के दरमियान हो रहा है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब हेड ऑन कोलिजन चूँकि ये होगा, आपस में जो भी इनका इंटरेक्शन होगा दो तरह से हो सकता है। स्कैटर हो सकता है, ठीक है, स्मॉल एंगल पे भी हो सकता है, लार्जर एंगल से भी हो सकता है। ये किस वजह से होता है? ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी, वो स्कैटर हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से मटेरियल में पास करता है, लेकिन जब वो स्कैटर होगा, इट मीन्स फोर्स ऑफ रिपल्शन या कोलिजन के बाद, तो उसका पाथ जो है वो स्ट्रेट नहीं होगा। स्ट्रेट होने की बजाय उसका टॉर्चुअस या वाइंडिंग पाथ होगा, यानी टेढ़ा मेढ़ा पाथ होगा, बार बार मुड़ेगा वो। ठीक है। डिफ्लेक्शन क्योंकि ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन के साथ हेड ऑन कोलिजन की वजह से, लिहाजा एक्चुअल पाथ जो इलेक्ट्रॉन का है वो हम, यानी अगर स्ट्रेट होगा तो फिर ही मेजर कर सकते हैं ना। बहरहाल हम वाइंडिंग वाला पाथ जो सा है इसका मेजर कर देते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है हम शार्पली इलेक्ट्रॉन की इसी वजह से रेंज जो है वो डिटरमिन नहीं करते, हम अप्रॉक्सीमेटिक वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है। तकरीबन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जो हम इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रेंज की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम जीएम काउंटर फाइंड आउट करते हैं बीटा पार्टिकल के लिए, तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि काउंट रेट जो है वो प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल। ठीक है। और अगर हम एब्जॉर्बिंग मटेरियल को सामने रखते हैं तो वो इसको एब्जॉर्ब करता जा रहा है। जैसे जैसे हम उसकी थिकनेस को इंक्रीज़ करेंगे, जैसे जैसे हम उसकी थिकनेस को इंक्रीज़ करते हैं, उसका जो काउंट रेट है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। यानी थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बर इंक्रीज़ करने से काउंट रेट डिक्रीज़ होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिकल हैं वो एब्जॉर्ब हो सकेंगे एब्जॉर्बिंग मटेरियल में। ठीक है। इसका मतलब है काउंट रेट जो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल के प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल हमने सी ले लिया हमारा काउंट रेट, ठीक है, और वो